स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए निरोग कैसे रहें इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं। इसके पहले वाले वीडियो में अपने लोगों ने पढ़ा था कि विटामिन क्या होता है और विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग और विटामिन ए की अधिकता से क्या समस्या हो जाती है। ये सब बातें अपने लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब आइए आज हम लोग देखें कि वसा में घुलनशील दूसरा विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील पहले विटामिन की चर्चा अपने लोगों ने की थी, वसा में घुलनशील विटामिन ए। अब वसा में ही घुलनशील विटामिन डी के बारे में आइए आज हम लोग पढ़ें। तो ये विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी बुलाने वाला नाम है, लेकिन इसका रासायनिक नाम सही नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। बुलाने वाला नाम विटामिन डी, रासायनिक नाम सही नाम कैल्सीफेरॉल, या इसको सूखा रोधी विटामिन भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूखा रोधी विटामिन, तो विटामिन डी, और इसी को बोलते हैं एंटीराइकेटिक विटामिन। एंटीराइकेटिक या सूखा रोधी विटामिन विटामिन डी, एंटीराइकेटिक विटामिन विटामिन डी। ये बच्चों में होने वाले सूखा रोग को रोकता है, इसीलिए सूखा रोधी विटामिन इसका नाम है। और ध्यान रखें, ये भैया एक ऐसा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा अपने आप बना लेती है। कोई खर्चा नहीं, कुछ खाना नहीं है, केवल सूर्य के प्रकाश में 10-5 मिनट रोज हम बैठ जाएं तो विटामिन डी अपने आप बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है धूप का विटामिन। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी, सूखा रोधी विटामिन विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान रखें कि ये जो विटामिन डी होता है ये हमको कितना रोज चाहिए। तो विटामिन डी का जो नियमित हमारे दैनिक दिनचर्या में जो नियमित मात्रा है वो पर डे कितनी होनी चाहिए? 10 माइक्रोग्राम। कितनी होनी चाहिए पर डे? 10 माइक्रोग्राम, मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी जरूरत होती है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है, अभी हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखें, विटामिन डी का अपना एक परिवार है, विटामिन डी की अपनी एक फैमिली है, लेकिन उसकी फैमिली में 2 सदस्य मुख्य हैं। कौन कौन से सदस्य मुख्य हैं? एक तो है विटामिन D2 और एक है विटामिन D3। तो विटामिन D2 क्या है? विटामिन D2 को हम बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? अर्गोकैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 कोलेकैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 अर्गोकैल्सीफेरॉल। ध्यान रखें, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 2 विटामिन डी है तो ये अलग अलग होंगे। नहीं भैया, दोनों का काम एक जैसा है। विटामिन D2 ऐसा विटामिन है जो हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में अपने आप बना लेती है। विटामिन D2 कौन सा विटामिन है? यह ऐसा विटामिन डी है जिसको हमारी त्वचा सूर्य के प्रकाश में अपने आप संश्लेषित कर लेती है। और रही बात विटामिन D3 की, तो यह विटामिन D2 से थोड़ा तेज विटामिन होता है। काम वही है, जो विटामिन D2 का काम है वही विटामिन D3 का भी काम है, लेकिन विटामिन D3 थोड़ा ज्यादा सक्रिय होता है। किसकी तुलना में? विटामिन D2 की तुलना में। और इसको क्या बोलेंगे? कोलेकैल्सीफेरॉल। ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि इस विटामिन, अगर ये विटामिन नहीं बन पा रहा है विटामिन D2 त्वचा में सूर्य के प्रकाश की मदद से किसी कारण से, तो हमको बाहर से विटामिन लेना पड़ेगा। तो बाहर से जो हम विटामिन लेते हैं, मछली का तेल या और खाद्य पदार्थ, वहां से जब हम लोग भैया विटामिन डी लेते हैं तो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D3। जो विटामिन डी हम लोग बाहरी स्रोत से लेते हैं, खा करके प्राप्त करते हैं, वो है विटामिन D3। विटामिन D2 और विटामिन D3 में और क्या अंतर है? विटामिन D2 से विटामिन D3 ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा तीक्ष्ण होता है। पक्का हो गई बात? यही ध्यान रखें कि विटामिन डी में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं तब ये बनता है? CHO, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। कार्बन कितना होता है? 28, हाइड्रोजन कितना होता है? 44, और O कितना होता है? 1। मतलब C28, H44 और O, ये मिलकर के विटामिन डी का निर्माण करते हैं। चलिए भैया, अब हम लोग ध्यान रखें कि चूंकि इसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो प्रतिदिन अगर हम लोग 10-5 मिनट के लिए सूर्य के प्रकाश में बैठ जाएं सूर्योदय के समय, तो आराम से विटामिन डी अपने लोगों के शरीर में बन जाएगा।
अगर रोज नहीं बैठ सकते तो हफ्ते में 2-3 दिन आधे घंटे के लिए बैठ जाएं। इतनी तो समय की कमी किसी के पास नहीं है। अब अगर ऐसा आप नहीं करोगे, अगर आप सूर्य का प्रकाश नहीं लोगे, प्रतिदिन 10-5 मिनट सूर्योदय के समय सूर्य की रोशनी नहीं पाएंगे, तो फिर विटामिन डी की अपने लोगों के शरीर में कमी हो जाएगी। फिर बाह्य स्रोत से विटामिन लेना पड़ेगा, विटामिन डी, और फिर हम स्वस्थ रहेंगे। आओ देखें कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो अपने लोगों को क्या क्या समस्या आ जाती है। तो देखिए, विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो सबसे बड़ी गड़बड़ी तो भैया ये पैदा हो जाएगी कि अपने लोगों के हड्डी का विकास ठीक से नहीं होगा, हड्डी लुंज पुंज हो जाएगी। जैसा हमारा सुंदर आकार है ये बिगड़ जाएगा। तो हड्डियों के विकास के लिए जिम्मेदार विटामिन डी। दांत के विकास के लिए जिम्मेदार विटामिन डी, क्योंकि दांत में भी कैल्शियम फास्फोरस होता है, हड्डी में भी कैल्शियम होता है। तो ये सब विटामिन डी के कारण ही विकसित होते हैं। तो दांत का विकास, हड्डी का विकास, विटामिन डी। और बड़े लोगों में अगर विटामिन डी की कमी हो गई, वयस्क लोगों में, तो हड्डियां थोड़ा लचीली हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं ऑस्टियोमैलिशिया। ये ऑस्टियोमैलिशिया कौन सी बीमारी है? इसमें बड़े लोगों में हड्डियां कोमल हो जाती हैं, तो ऑस्टियोमैलिशिया हो जाएगा। ध्यान रखें आप, हड्डी मृदु हो जाएगी, मृदु मतलब कोमल हो जाएगी, थोड़ा लचीली हो जाएगी। और ध्यान रखें, अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई, छोटे बच्चे में, तो रिकेट्स बीमारी हो जाएगी, मतलब सूखा रोग। रिकेट्स को क्या बोलते हैं? सूखा रोग। सूखा रोग जानते हैं? जिस बच्चे को आप, किसी बच्चे को अगर आपने देखा होगा कि वो सूखा रोग से ग्रस्त है, तो उसका शरीर बिल्कुल अष्टावक्र हो जाता है। गले की हड्डी कहीं होती है, कमर की हड्डी कहीं होती है, पैर की हड्डी कहीं होती है, हाथ की हड्डी धनुष बना लेती है। तो समझ लीजिए उस बच्चे को कौन सी बीमारी हो गई है? रिकेट्स। किसकी कमी हो गई है बचपन में उसको? विटामिन डी की। अब कुछ माँ अपने बच्चे को बिल्कुल लाड़ प्यार में रखती हैं, बंद कमरे में रखती हैं, एसी में रखती हैं, सूर्य की रोशनी में ले नहीं जाती, तो उनका बच्चा किसका शिकार हो जाएगा? सूखा रोग का शिकार हो जाएगा। हमारा प्राचीन विज्ञान कितना श्रेष्ठ था। माँ हम लोगों की मम्मी तेल लगा करके, पुराने जमाने में मम्मी तेल लगा करके बच्चे को थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती थी। कितना बड़ा साइंस था। वो क्यों रख देती थी? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में बच्चों में विटामिन डी अपने आप बन जाता था, बच्चे का जो की हड्डी जो है वो मजबूत हो जाती थी। अगर ऐसा नहीं करते, बच्चे को ज्यादा दुलार करेंगे, धूप से बचाएंगे, उसको बिल्कुल कमरे में बंद करके रखेंगे, तो फिर वो प्रकृति से भी नहीं जुड़ पाएगा और विटामिन डी की कमी अलग से हो जाएगी और सूखा रोग अलग से हो जाएगा। फिर डॉक्टर के यहाँ हम जाएंगे तो कितनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो बच्चे को प्रकृति के पास रखें और छोटे बच्चे को ज्यादा जो है बंद कमरे में ना रखें, उसको थोड़ा धूप लेने दें, सूर्य का प्रकाश लेने दें। सूर्य के प्रकाश लेने में वह सूर्य से भी जुड़ेगा, प्रकृति से भी जुड़ेगा, विटामिन डी का निर्माण भी करेगा। चलिए, तो बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाएगी? रिकेट्स। और अगर विटामिन डी अपने लोगों में प्रॉपर नहीं है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। ये प्रतिरक्षा तंत्र कौन सा तंत्र है? हमारे शरीर को रोग से बचाने वाला तंत्र। अगर अपने लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो फिर अपने लोगों का शरीर रोग से रक्षा नहीं कर पाता है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है विटामिन डी। और क्या करता है? मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क करता है किसकी मदद से? विटामिन डी की मदद से। तो ये भी एक समस्या खड़ी हो सकती है, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो दिमाग फिर इधर उधर का काम करने लगेगा, करना रहेगा कुछ और करने लगेगा कुछ और। तो दिमाग को स्वस्थ कौन रखेगा? विटामिन डी। और ध्यान रखें कि विटामिन डी मेनली हड्डी से रिलेटेड है, क्योंकि हड्डियां स्वस्थ होती हैं। तो ध्यान रखें आप कि एक डाटा बताता है कि किसी हड्डी को स्वस्थ होने में, मजबूत बनने में लगता है 150 दिन। कितना दिन लगता है? 150 दिन। और उसी हड्डी को खराब होने में मात्र 20 दिन लगता है। तो जिस हड्डी को बढ़िया बनने में, मजबूत बनने में, स्वस्थ बनने में 150 दिन लगता है, उसी हड्डी को खराब होने में मात्र 20 दिन लगता है। तो बताइए हड्डी की सुरक्षा कितनी जरूरी है। और जरा आप कल्पना करें कि हमारे शरीर में हड्डी ना हो, हड्डी मजबूत ना हो, तो हम एकदम मिट्टी के ढेले जैसे हो जाएंगे, गीली मिट्टी जैसा हमारा शरीर हो जाएगा। हमारे शरीर को आकार कौन देता है? हड्डियां ही तो देती है। तो कितना जरूरी है हमारे लोगों के लिए हड्डी का स्वस्थ रहना। और आगे ध्यान रखें कि अगर विटामिन डी
हम सूर्य के प्रकाश में ना बैठे। कुछ लोग ऐसी ड्यूटी करते हैं, बड़े लोग बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, सूर्य का 3-3 महीने दर्शन नहीं होता, घर से निकले, कार में बैठे, कार से उतरे, ऑफिस में गए, ऑफिस से फिर कार से फिर घर, अंदर हो गए, उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों में फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भोजन में क्या क्या लेने की सलाह दी जाती है, जरा देखें। पहली बात तो हम लोग समझ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में फ्री का विटामिन है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में बनेगा। सूर्य के प्रकाश को लेने की आपके पास समय नहीं है, टाइम का अभाव है, आपकी दिनचर्या बहुत व्यस्त है, तो फिर अपने भोजन में आप क्या शामिल करें? मछली का तेल, अंडे की जर्दी पीली वाली, और अमरूद अपने खाने में आप सेवन करें, इसमें भी विटामिन डी आपको मिल सकता है। केले में भी विटामिन डी होता है। मशरूम आप जानते ही हो। और एक फल होता है एवोकाडो, इसमें भी विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होती है। तो अगर सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर, तो फिर इन भोज्य पदार्थों का आप सेवन करें, लेकिन ध्यान रखें कि बढ़िया विटामिन डी तो सूर्य के प्रकाश में ही मिलेगा। आगे देखें, अगर विटामिन डी की अपने लोगों के शरीर में अधिकता हो गई, देखिए कमी से तो ये झंझट खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर अधिकता हो गई तब भी दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? पहली बात तो पथरी हो सकती है गुर्दे की पथरी का जिम्मेदार हो सकता है विटामिन डी अगर ज्यादा हो गया तो, क्योंकि विटामिन डी किससे रिलेटेड है? कैल्शियम से, और कैल्शियम के कारण ही पथरी होती है। तो पथरी हो सकती है गुर्दे में। फिर भूख न लगना, अगर विटामिन डी ज्यादा शरीर में है तो भूख भी कम लग सकती है। हाइपरकैल्सीमिया की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये हाइपरकैल्सीमिया क्या है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना, खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना ही कौन सी बीमारी कहलाती है? हाइपरकैल्सीमिया। तो ये बीमारी हो सकती है अगर विटामिन डी बढ़ गया तो, मतलब कैल्शियम बढ़ेगा और कैल्शियम का बढ़ना ही हाइपरकैल्सीमिया कहलाएगा। कब्ज रह सकती है अगर विटामिन डी बढ़ गया तो, सिर दर्द, शरीर में थकान, ये सब चीजें हो सकती हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन डी जरूरत से ज्यादा है तो कुल मिलाकर के सारांश ये कि हमें 10-5 मिनट के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, सूर्य की रोशनी का सेवन करना चाहिए, प्रकृति से हम जुड़ेंगे भी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो मुझे लगता है बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि विटामिन डी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से क्या दिक्कत हो सकती है, इसका स्रोत क्या क्या है। इन सब चीजों पर अपने लोगों ने चर्चा की। हम निरोग कैसे रहें, इस विषय को लेकर के अन्य विटामिन के साथ और भोज्य पदार्थों के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।